हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, इससे पहले के वीडियो में हमने 12th क्लास के दूसरा चैप्टर जो लैंगिक जनन पढ़ रहे थे वो हमने कंप्लीट किया है, लेकिन लैंगिक जनन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें हमने नर युग्मक और मादा युग्मक तक के निर्माण की प्रक्रिया हमने कंप्लीट कर ली। तो देखिए, नर युग्मक का निर्माण कैसे हुआ है, नर युग्मक जो है कहाँ पे बना है, कौन से जनन भाग के अंदर बना है, मादा युग्मक का निर्माण कैसे बना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। देखिए, लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण हमने पढ़ लिया है। अब देखिए कि नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचना आवश्यक होता है, क्योंकि एक बात और हमें पता है कि जो आवर्तबीजी पादप होते हैं इसमें नर युग्मक जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अचलनशील यानी अचल होते हैं, यानी वो गमन नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर एक प्रक्रिया संपन्न होती है और उस प्रक्रिया को बोलते हैं परागण। तो आज हमारे पास जो पॉइंट होगा तीसरे चैप्टर का, 12th क्लास के तीसरे चैप्टर का जो पॉइंट है वो है परागण। परागण क्या होता है उसके बारे में देखिए, मैं आपको पहले एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए, हमने क्या क्या सीख लिया वो देखो। जैसे हम बात करते हैं, देखिए ये एक अंडक को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अंडक को। और अंडक के अंदर यहाँ पर क्या होता है? बीजांड पाया जाता है। और बीजांड के अंदर मादा युग्मकोद्भिद, और मादा युग्मकोद्भिद में क्या? नर युग्मक। यहाँ पर हम बात करें कि इसके अंदर क्या पाया जाएगा, ये पूरा जो है वो है पुंकेसर। और इसके अंदर क्या है? परागकोश। परागकोश के अंदर क्या पाए जा रहे हैं? परागकण। ये परागकण जो है वो यहाँ पर स्थानांतरित होते हैं। तो परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की प्रक्रिया जो होती है वो होती है परागण। यही डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। तो परागण की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ये तो थी समझने वाली बात। अब डेफिनेशन क्या होती है कि परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की प्रक्रिया परागण कहलाती है। ये परागकोश है। परागकोश के अंदर क्या बने हैं? परागकण। और परागकण जो है वो यहाँ पर स्थानांतरित होंगे। इसका ये ऊपर वाला पार्ट देखो, अंडक का ऊपर सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की प्रक्रिया परागण कहलाती है, यानी पोलिनेशन। यहां पर पढ़ेंगे पोलिनेशन। अब देखिए, तो परागण जो है, यहां से ये परागकण जो है वो यहां पर जाएंगे। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। अब माध्यम दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो जैविक यानी जीवित, जिसमें जीव होगा, जैविक माध्यम होता है। और एक क्या होता है? अजैविक माध्यम। अब देखिए, जो अजैविक माध्यम तो दो हो सकते हैं। एक तो पानी के द्वारा हो सकता है और एक वायु के द्वारा। भाई जैसे परागकण जो है वो यहां से उड़कर यहाँ पे पहुंच जाए, तो ये प्रक्रिया वायु के द्वारा हो सकती है। दूसरा है जल के द्वारा, कि जलीय प्लांट, कुछ जलीय प्लांट है तो उनमें परागण की क्रिया क्या है? जल के द्वारा भी हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि ये तो हो गए दो, ये अजैविक माध्यम हो गए। अजैविक माध्यम दो हो गए, वायु और जल। दूसरा अपन बात करें जैविक माध्यम, यानी कोई जीव काम आए। तो जीव में क्या हो सकते हैं? कोई कीट वगैरह हो सकते हैं, कीट हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, चमगादड़ हो सकती है, बंदर वगैरह हो सकते हैं, घोंगे भी होते हैं कई जीवों के अंदर। तो ये एक तरीके से क्या है? परागण। तो परागण की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने क्या किया है डेफिनेशन में, देखो डेफिनेशन में हमने बताई है पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागण कहते हैं।
परागण, परागण का इंग्लिश वर्ड होता है पोलिनेशन। परागण के बारे में परागण कहते हैं अब देखिए कि परागणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। परागकण वायु, जल, पक्षी, कीट, चमगादड़, आदि के द्वारा संपन्न होता है, यानी इनके द्वारा परागण की क्रिया संपन्न हो सकती है। अब देखिए क्या होता है, एक बात और बताता हूं। अब थोड़ा सा आप डायग्राम में देखिए, समझो कि हमारे पास यहाँ पर एक कोई प्लांट है ऐसे, और एक हमारे पास यहाँ पर एक कोई दूसरा प्लांट है, और दूसरे प्लांट के ये समझो कि कोई पुष्प है, और इस पुष्प के ये परागकण है। अब ये परागकोश वगैरह पाया जा रहा है, परागकोश से परागकण है वो यहाँ पर स्थानांतरित हो रहे हैं दूसरे पौधे के, या फिर क्या हो सकता है कि इसी पुष्प के परागकण इसके ऊपर स्थानांतरित हो सकते हैं। तो प्रक्रिया कितनी हो गई, दो प्रकार की हो गई। एक तरीके से कि या तो परागकोश उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए, या उसी जाति के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए। तो इस आधार पर परागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। जो परागण है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो परागण दो प्रकार का परागण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। देखिए समझ में आना चाहिए आपको कि परागण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। दो प्रकार का कौन कौन सा है, एक तो हम बात करते हैं, एक तो होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक तो होता है सेल्फ पोलिनेशन यानी तो स्व परागण, स्व परागण। और दूसरा होता है, एक होता है पर परागण। देखिए स्व परागण को क्या कहेंगे अपन, सेल्फ पोलिनेशन, और पर परागण को हम ये कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। तो हम बात करेंगे यहाँ पे एक तो स्व परागण और एक क्या होता है, पर परागण। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। यस अब हमने बात की यहाँ पे कि परागण की जो प्रक्रिया है, परागण वो दो प्रकार का होता है। देखिए हटा देता हूं मैं इसको। देखिए परागण दो प्रकार का है। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्व सॉरी स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पे स्व परागण। इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। स्व परागण या सेल्फ पोलिनेशन क्या होगा, देखिए कि समझो कि हमारे पास यहाँ पर एक प्लांट है ऐसे, और इसके ये पुष्प आ रहे हैं, एक और है, एक पुष्प और है यहाँ पे ये आ रहा है, और एक पुष्प ये, ठीक है। तो समझो कि ये एक और, देखिए जैसे हम बात करें
कि यहाँ पर यहाँ पर समझो कि दो स्ट्रक्चर है। देखिए इस पुष्प के अंदर इस पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, यानी जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, या जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के, यहां पर एक और देखो, उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिका उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण। इस आधार पर ये कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। अब डेफिनेशन समझो, ये तो थी समझाने वाली बात। तो डेफिनेशन कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? स्वपरागण। इस आधार पर स्वपरागण कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। एक तो होता है स्वयुग्मन ऑटोगेमी और एक होता है सहजात पुष्पी परागण। तो डेफिनेशन अब देखो, ऑटोगेमी तो किसे कहेंगे कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाएंगे तो उसे अपन क्या कहेंगे? स्वयुग्मन ऑटोगेमी। और जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे तो इसे कहेंगे सहजात पुष्पी परागण। सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ गए होंगे डायग्राम से। देखिए जैसे हमने क्या कहा है कि स्वपरागण की सबसे पहले हम डेफिनेशन बताते हैं। डेफिनेशन इधर से बता देता हूं, फिर दोनों की डेफिनेशन, यानी जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र या उसी पुष्प के उसी पौधे के, पुष्प नहीं आएगा, उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो तो इसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण कहते हैं। अब ये कितने प्रकार का हो गया स्वपरागण? 2 प्रकार का। स्वपरागण 2 प्रकार का कौन कौन सा हो गया? जैसे हम बात करेंगे, एक तो हो गया स्वयुग्मन मतलब ऑटोगेमी। स्वयुग्मन मतलब क्या हो गया? ऑटोगेमी। इससे समझ सकते हो कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं? स्थानांतरण। तो डेफिनेशन इसी में ही है, दोनों डेफिनेशन। तो देखो, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरित होते हैं। स्वयुग्मन कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया कि मटर जो होता है, मटर
मटर के अंदर कौन सा युग्मन होता है? स्वयुग्मन। यानी स्वपरागण का कौन सा पार्ट होता है? स्वयुग्मन। और दूसरा जो होता है वो होता है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। देखिए ये दोनों की डेफिनेशन इसी में आ गई, इसलिए वापस बता रहा नहीं हूं। हम सीधी सी बात देखो, सजात पुष्पी परागण के अंदर क्या कर सकते हैं कि जब किसी पुष्प के परागण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की, उसी पौधे के दूसरे पुष्प, जैसे यहां से निकले और दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे तो उसे अपन क्या कहेंगे? सजात पुष्पी परागण। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि जब किसी पुष्प के परागकण, सॉरी स्टूडेंट्स, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं मक्का और ककड़ी। एग्जाम्पल याद रखना, मक्का और ककड़ी, ये दो एग्जाम्पल याद रखना। मक्का और ककड़ी जो है वो एक तरीके से स्वपरागण में सजात पुष्पी परागण के उदाहरण हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आगे कि ये तो था स्वपरागण। एक बार मैं वापस बताता हूं। देखो सबसे पहले हमने क्या कहा कि परागण के बारे में सीखा। परागण क्या होता है कि जब किसी पुष्प के परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उससे कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? परागण कहते हैं। अब परागण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। अब क्या हो सकता है कि उसी पुष्प की वर्तिकाग्र हो सकती है या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इसे अपन क्या कहेंगे? स्वपरागण। स्वपरागण दो प्रकार का है, एक तो स्वयुग्मन जिसको ऑटोगैमी, और एक कहा गया है यहाँ पे सजात पुष्पी परागण। तो सजात पुष्पी परागण क्या होता है? स्वयुग्मन किसे कहा गया है कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे तो इसे क्या कहा गया है? स्वयुग्मन। सजात पुष्पी परागण किसे कहा गया है कि जब किसी पुष्प के परागकण, या सजातीय परागण भी कहा गया है इसको, सजातीय पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। तो देखिए क्या होगा कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे, उसी पौधे, ध्यान रखना, देखो ये लाइन याद रखना है आपको कि उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं अपन?
स्वपरागण कहते हैं, वो भी कौन सा, सहजात पुष्पी परागण। हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वपरागण के लिए एक पादप, एक प्लांट में क्या क्या अडेप्टेशन, क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं, इसको मिटा देता हूं। देखिए स्वपरागण के लिए, स्वपरागण के लिए पादप में अनुकूलन, स्वपरागण के लिए पादप में अनुकूलन, इसको युक्तियां भी कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि स्वपरागण के लिए पादप में पाए जाने वाले अनुकूलन कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए इसके 3 पॉइंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे उभयलिंगिता। उभयलिंगिता। दूसरा यहाँ पे दे रखा है समकाल पक्वता, समकाल पक्वता। और तीसरा है उभयलिंगिता, समकाल पक्वता और अनुन्मीलता। देखिए उभयलिंगिता, समकाल पक्वता और अनुन्मीलता। उभयलिंगिता क्या है, देखिए कि जब पुष्प क्या होंगे, उभयलिंगी, यानी एक पौधे के अंदर जो पुष्प होंगे वो क्या होंगे, उभयलिंगी होंगे। उभयलिंगी होंगे तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होगी, स्वपरागण। अब दूसरी बात ऐसे समझो कि एक प्लांट है, एक पुष्प तो क्या है, यानी जैसे एक के अंदर तो पुंकेसर पाया जा रहा है और एक पुष्प के अंदर क्या पाया जा रहा है, स्त्रीकेसर पाया जा रहा है, या अंडक पाया जा रहा है, या गाइनोस्टियम पाया जा रहा है। और एक में क्या पाया जा रहा है, एंथर पाया जा रहा है, एंड्रोशियम पाया जा रहा है। तो भी उसमें कौन सी प्रक्रिया संपन्न होगी, स्वपरागण। तो उभयलिंगिता है अगर प्लांट या पुष्प, देखिए पादप या हम यानी प्लांट या पुष्प कहें, पहले ही बात कर लेते हैं हम, पादप या पुष्प अगर क्या है, उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब उसको अपन ये कह सकते हैं द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि नर जनन भाग यानी जैसे एंड्रोशियम यानी पुमंग और मादा जनन भाग यानी जायांग, ये दोनों जब एक ही पुष्प में या एक ही पादप में पाए जाएंगे तो उसमें कौन सी प्रक्रिया संपन्न होगी, परागण की, स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हो गई एक युक्ति पहली कि अगर पुष्प या प्लांट जो है वो क्या है, द्विलिंगी या उभयलिंगी है, यानी जायांग और पुमंग दोनों एक ही पुष्प या एक ही पादप में पाए जाएंगे तो उसमें अधिक संभावना किसकी होती है, तो उसमें कौन सी संभावना होती है, स्वपरागण संपन्न होता है। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट बात करते हैं हम यहाँ पे समकाल पक्वता। समकाल पक्वता, देखिए समकाल पक्वता का मतलब क्या है कि जब समान समय पर, यानी समकाल पक्वता का मतलब क्या है कि जब यानी नर जनन भाग और मादा जनन भाग, नर जनन भाग मतलब पुमंग और मादा जनन भाग मतलब जायांग, कि जब पौधे में नर जनन भाग जायांग और मादा जनन भाग पुमंग दोनों समान समय पर
क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। तो उसे कौन सा पॉइंट कहते हैं, हमें उसे हम क्या कहा जाता है, उसे का नाम दिया जाएगा समकाल पक्वता। सम का मतलब समान और पक्वता मतलब परिपक्व, मैच्योर, यानी सेम टाइम पर वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। कौन कौन से, एंड्रोशियम और गाइनोशियम समान समय पर परिपक्व होंगे, तो इसे नाम दिया जाएगा समकाल पक्वता। अब जब समान समय पर परिपक्व होंगे तो उसमें कौन सी संभावना बढ़ जाएगी, स्वपरागण की। तीसरी हम बात करते हैं यहाँ पे अनुन्मील्यता। देखिए कि पुष्प यदि क्या है, द्विलिंगी। पुष्प यदि क्या है, द्विलिंगी। पुष्प यदि द्विलिंगी है, पुष्प द्विलिंगी है, और अगर पुष्प क्या है, बंद। पुष्प क्या है, बंद। बंद का मतलब है कि वो खुलते नहीं है, बंद रहेंगे। अब जब द्विलिंगी है और पुष्प क्या होंगे, बंद होंगे, तो उसमें कौन सी संभावना बढ़ जाएगी, स्वपरागण। ये समझो कि ये हमारे पास पुष्प ऐसे बंद है और उसके अंदर दोनों जनन भाग पाए जा रहे हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, यानी नर जनन भाग और मादा जनन भाग। तो उस पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिका अगर परिस्थानांतरित जाएंगे तो प्रक्रिया कौन संपन्न हो जाएगी, स्वपरागण। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अनुन्मील्यता का एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखो कनकोवा, वायोला और ऑक्जेलिस, ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल हैं, अनुन्मील्यता के। अभी तीनों के एग्जाम्पल बताएंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए पर परागण के लिए पादप में पाए जाने वाले अनुकूलन। तो पहला जो अनुकूलन है वो है उभय लिंगिता। देखिए जब पादप या पुष्प में, जब पादप या पुष्प में दोनों जननांग, दोनों जननांग का मतलब क्या है, पुमंग और जायांग, पुमंग व जायांग। देखिए जब पादप, जब पादप का मतलब है कि एक पादप, जब एक पादप या पुष्प में, जब एक पादप या एक पुष्प में दोनों जननांग यानी पुमंग व जायांग दोनों उपस्थित हो, दोनों उपस्थित हो, तो इसे क्या कहेंगे, उभयलिंगिता कहते हैं। तो इसे उभय लिंगिता कहते हैं। तथा इनमें स्वपरागण की संभावना अधिक होती है। इनमें स्वपरागण की संभावना अधिक होती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मटर। दूसरा हमारे पास पॉइंट था समकाल पक्वता। समकाल पक्वता, समकाल पक्वता किसे कहा गया है, जब पुमंग और जायांग, जब पुमंग तथा जायांग
समान समय, समान समय का मतलब एक साथ, ब्रैकेट में लिख देते हैं, एक साथ परिपक्व हो तो इसे समकाल पक्वता कहते हैं। समकाल पक्वता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, गुल अब्बास है, सदाबहार है, मिराबिलिस। गुल अब्बास और मिराबिलिस, ये तो इसी का नाम है मिराबिलिस। तो और दूसरा एग्जाम्पल हो गया सदाबहार। तो ये एक तरीके से हमारे पास दूसरा है। तीसरा मैंने क्या बताया कि अगर पुष्प क्या होंगे, बंद होंगे। देखिए जो कनकोवा है, जैसे अपन बात करें वायोला, ऑक्जेलिस और कामेलिना, ये तीन ऐसे प्लांट हैं जो क्या काम करते हैं, एक तरीके जो ये ऐसे पादप हैं जिनके अंदर दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं। एक तो पुष्प जो होते हैं कभी नहीं खुलते, यानी बंद होते हैं हमेशा, और एक होते हैं खिल जाते हैं। तो जो बंद होते हैं उनमें कौन सी प्रक्रिया संपन्न होगी, स्वपरागण की ही। तो पॉइंट हमारे पास इस गुण को नाम दिया गया है देखिए, ऐसे पुष्प जो सदैव बंद होते हैं, उन्हें अनउन्मिल पुष्प कहते हैं। अनउन्मिल पुष्प कहते हैं। देखिए, इसका एक बात याद रखना कि जब समान समय समकाल पक्वता कहते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया संपन्न होगी, स्वपरागण। अब पुष्प क्या होंगे, बंद होंगे, तो क्या होगा, इनमें स्वपरागण की संभावना, स्वपरागण की संभावना अधिक होती है। अनउन्मिल्य पुष्प जो है उसके उदाहरण में बता देता हूं। अन्न पुष्प कह सकते हैं हम। कौन से पौधों में आते हैं ये ऐसे पुष्प, तो उसका एग्जाम्पल है, देखिए अनउन्मिल्य पुष्प जो है उनके एग्जाम्पल है। एक तो जैसे वायोला, एग्जाम्पल याद रखना, मैंने लिखा है यहां पे वायोला। एक है कनकोवा या कामेलिना, कनकोवा या कामेलिना, और एक और है ऑक्सेलिस। मैं इसको मिटा के ऊपर ही लिख देता हूं। देखिए, हम बात करते हैं यहां पे कि अनउन्मिल पुष्प, अनउन्मिल पुष्प कौन कौन से हैं उसके एग्जाम्पल बताते हैं, कौन से पौधों में होगा। तो देखिए,
वायोला, कनकोवा, और एक और याद रखना ऑक्सेलिस। ऑक्सेलिस। तो ये थी बात हमारे पास। देखिए हमने बात की यहाँ पे, देखो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि स्वपरागण के लिए पादप में कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए। इसके कितने, इसको 3 होते हैं। एक तो उभयलिंगीता, समकालपक्वता और अनुन्मील्यता। जो समान समय पर परिपक्व होंगी उसको अपन लगाएंगे समकालपक्वता। तो उसमें कौन सी प्रक्रिया ज्यादा संपन्न होगी, स्वपरागण के लिए। उभयलिंगी होंगे तो उसके लिए भी उसके अंदर क्या होगी, स्वपरागण की प्रक्रिया संपन्न होगी। और अनुन्मील्यता का मतलब है कि पुष्प हमेशा क्या होते हैं, बंद रहते हैं, खुलते नहीं है। तो उसका एग्जांपल है वायोला, कनकोवा और ऑक्जेलिस। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये थी बात हमारे पास स्वपरागण। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे आप जरूर से जरूर अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। इसको शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।